तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित के वास्तविक संख्या का अध्याय 1.3, जिसमें अध्याय 1.3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और इसको सरल करने के लिए, इसको हल करने के लिए इसका कुछ अलग ही तरीका होता है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, आइए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि करड़े में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग एक विधि अपनाते हैं जिसको कहते हैं विरोधाभास विधि। इसमें जो कहा जाता है उसको ना मान के इसके विपरीत कुछ मानते हैं, कुछ उल्टा मान लेते हैं, फिर उसको हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से विरोधाभास विधि का उपयोग हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कहा है कि करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे इसके अपोजिट, कहेंगे माना करड़े में 5 एक परिमेय संख्या है। करड़े में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं यदि कोई परिमेय संख्या हो तो उसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो करड़े में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। और जहाँ पर जो Q है आपको पता है, Q जो होता है, P और Q दोनों ही सअभाज्य संख्या होती है। जहाँ P Q सअभाज्य संख्या है, ये आपको तो पता होगा। सअभाज्य संख्या क्या होती है, बताया गया था कि P और Q में ऐसी कोई संख्या कॉमन ना हो, यानी कोई भी संख्या ऐसी ना हो जो इससे P Q से कटे या Q P से कट जाए, समझ रहे हैं। यानी में कोई संख्या कॉमन ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। यह हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी विधि से हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, Q को इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो करड़े में 5 Q बराबर आपको क्या मिल जाएगा, P। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्यों, ताकि यह करड़ी खत्म हो जाए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इसका चलिए हम जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 Q है का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब हम करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या मिलेगा, 5 Q का स्क्वायर होगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो इससे क्या आपको लग रहा है, यह नहीं दिख रहा है कि जो ये P स्क्वायर है वह 5 से विभाजित हो जा रहा है कितनी बार में, Q स्क्वायर बार में हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब जो P स्क्वायर है वह 5 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। इसी के बराबर 5Q स्क्वायर है ना, 5 यहाँ गुणा मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, P का गुणनखंड 5 भी तो होगा, यानी 5 से Q क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। जब अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित हो जा रहा है तो P भी क्या होगा, 5 से तो विभाजित होगा। तो P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि P जो होगा 5 से विभाजित होगा, तो P बराबर कितनी बार विभाजित होगा, तो हम मान लेंगे क्या, 5K। क्या मान लेंगे, 5K मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग चाहे तो इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए, ठीक है। यानी जो आपका P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर आया है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हमको क्या निष्कर्ष निकला कि P स्क्वायर जो है वह 5 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। जब P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। कितनी बार में हम मान लेंगे कि P जो होगा वो 5 की बार में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जो यह P का मान है, P बराबर 5 के, इसी का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कहेंगे P का मान समीकरण 1 में, P का मान समीकरण 1 में रख दिया जाता है।
जब p का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा यही है। तो p यहाँ कितना है 5k, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5k का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 5q स्क्वायर, यही है ना। इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5×25 के स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 5q स्क्वायर, यही होगा। तो 5 से आप देख रहे हैं कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में, तो हो जाएगा 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, यह दिख नहीं रहा है कि q स्क्वायर भी 5 से क्या हो जा रहा है विभाजित हो जा रहा है। q स्क्वायर भी 5 से क्या हो जा रहा है विभाजित हो जा रहा है। तो लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर 5 से क्या हो जा रहा है विभाजित हो रहा है। जब 5 से विभाजित हो रहा है तो आप यह भी लिख सकते हैं q भी 5 से तब विभाजित होगा, q भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। तो आपने यह देखा, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से आप समझिए कि हमने p बराबर 5k निकाला, यह k कहाँ से आया, क्योंकि इससे p स्क्वायर जो था वह 5 से विभाजित हो रहा है, कितनी बार में जा रहा है q स्क्वायर बार जा रहा है। लेकिन जब p हम यहाँ p स्क्वायर विभाजित हो रहा है, जब p विभाजित होगा कितनी बार होगा, तो हम मान लेंगे कि k बार होगा, ठीक है। तो वही चीज हमने p स्क्वायर बराबर 5 उठा के लाके p की जगह उसको मान रख दिया। तो p बराबर देखिए यहाँ पे रखा मान हमने समीकरण 1 में, तो p यहाँ कितना रखे 5 के, यहाँ 5k का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो गया। 5 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 से 25 5 बार में कट गया तो 5 के स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर 5 से विभाजित हो जा रहा है, कितनी बार में q स्क्वायर बार में। तो वही लिखेंगे q स्क्वायर जो है 5 से वो क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। इसका मतलब जब q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 2 को एक साथ लिया जाए। लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमको क्या मिल रहा है कि समीकरण 2 में देख रहे हैं कि p जो है 5 से विभाजित हो रहा है और q भी जो है 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब p और q दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि p और q का गुणनखंड, वही विभाजित होना ही क्या कहलाता है गुणनखंड, ठीक है। p और q का गुणनखंड, सॉरी उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह हमको कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। और आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अगर उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी शर्त होती है कि p और q जो होती हैं दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती हैं और सह अभाज्य संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। वे दोनों संख्याएं एक दूसरे से कभी कटनी नहीं चाहिए। तो वही चीज कहा गया है कि यहाँ पर जो मिल रहा है वह 5 मिल रहा है, जो कि हमने जो माना था कि यह एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यहाँ जो आ रहा है गुणनखंड 5, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें गुणनखंड प्राप्त हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः p बटा q, सॉरी अतः आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः जो आपका यह जो 5 प्राप्त हो रहा है, तो आप यहाँ पे यह चीज लिख सकते हैं कि, तो अतः लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या था गलत है। हमने क्या माना था कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या हुआ गलत सिद्ध हुआ। तो अतः हमारा मानना गलत था। तो इस प्रकार करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। करड़ी में 5 क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? विरोधाभास कहाँ हुआ? आपने विरोधाभास विधि अपनाया था ना, कहाँ से? यहाँ तो आपने माना परिमेय संख्या होगी और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमारा मानना क्या है गलत है। तो विरोधाभास हुआ ने, हमने जो माना था वह नहीं हुआ, उसके विपरीत ही हुआ। यही था विरोधाभास विधि।
और आप इसमें देख रहे हैं कि जो आप माने थे कि यह परिमेय संख्या होगी, लेकिन आपके यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलने की वजह से यह परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? कि P बटा Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको 5 प्राप्त हो गया, जिसकी वजह से यह परिमेय संख्या ना होकर क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, या होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका हम दूसरा देख रहे हैं। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपने सिद्ध किया कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम वही विरोधाभास विधि का अपनाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो लिखेंगे माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो इसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर P बटा Q। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, करड़ी वाले मान को इधर रखते हैं, बाकी सबको पक्षांतर करके दूसरी तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 करड़ी में 5 बराबर P बटा Q। 3 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 2 करड़ी में 5 बराबर आपका देखिए इसके बटन कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम Q आएगा तो हो जाएगा P माइनस Q से भाग करेंगे तो Q बार 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3Q आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करड़ी में 5 इधर रखना है, 2 को भी इधर भेज देना, 2 इधर गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में। तो करड़ी में 5 बराबर P माइनस 3Q बटा 2Q। ठीक है, तो अब आइए आपको कुछ समझाना है, जरा उसको आप समझ लीजिए। आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वह 2 पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं उसका वह भाग होता है। जैसे 2 पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 गुणे 5 कर लिया, यह दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। इसका हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो भी आपको पूर्णांक मिलेगा। इसको आप अगर घटा दे रहे हैं तो भी आपको पूर्णांक ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको 2/5 कर देते हैं तो यह पूर्णांक ना मिलकर बल्कि क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? परिमेय संख्या। और अभी आप पूर्णांक आपके हैं क्या? कौन कौन? P और Q जो आपके सहअभाज्य हैं वह एक पूर्णांक ही तो होंगे ना। P और Q दोनों जो आपके सहअभाज्य संख्या है वह दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। आप यह समझ लीजिए कि P बराबर हमने 2 ले लिया, Q बराबर हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया। अगर इनका आप गुणा कर रहे हैं तो आपको पूर्णांक मिलेगा। P का भी अगर आप जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक मिलेगा, घटा रहे हैं तो पूर्णांक मिलेगा। लेकिन जब इसका आप बटा कर देंगे तो यह पूर्णांक नहीं बल्कि क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। तो P और Q का अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वह क्या आपको मिलेंगे? पूर्णांक मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं P में से 3Q घटा रहे हैं, यहाँ पूर्णांक हो जा रहा है, नीचे भी पूर्णांक है। अब पूर्णांक से जब पूर्णांक में हम लोग भाग लगाते हैं तो हमको क्या मिलती है? परिमेय संख्या मिलती है। क्या मिलती है? परिमेय संख्या मिलती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, आपने दिया जान गए कि P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन एक चीज आप भूल क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने अभी इससे पहले ही एक चीज सिद्ध किया था कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तब यहाँ पे आप लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे? परंतु करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और इसी के बराबर तो यह है न, करड़ी में 5 बराबर क्या है? P माइनस 3Q बटा 2Q। और आप जानते हैं कि एक तरफ परिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय, दूसरी तरफ परिमेय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तो हमने जो माना था कि यह जो एक परिमेय संख्या होगी, जो हमारा मानना है वह क्या हो गया? गलत है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारा, तो लिखेंगे यहाँ पर
हमारा माना गया तथ्य गलत है। हमने क्या माना था? हमने माना था कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या है तो दोनों तरफ परिमेय संख्या ही आनी चाहिए थी, परंतु दोनों तरफ परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे जो तथ्य हमको मिल रहा है कि यह तो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन आपने अभी से सिद्ध किया था कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों एक दूसरे को तो बराबर हो नहीं सकते हैं, इसलिए जो हमारा माना गया कथन था वह क्या है? असत्य है, क्योंकि यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर परिमेय संख्या होती दोनों पक्ष इसके बराबर होते, दोनों एक ही तरफ समान संख्याएं मिलती हैं आपको। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारा जो माना गया तथ्य वह क्या है? गलत है। तो इस प्रकार जो आपका क्या है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है कि 3 + 2 करड़ी में 5 क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हैं, क्योंकि हमने जो माना था वो हमारा कथन क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया। जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उससे पहले वाले से छोटा है लेकिन डिफरेंट है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि करड़ी में 5 है, करड़ी में 3 है, करड़ी में 2 है। अगर करड़ी में कोई मान आपको आता तो वह क्या होती? अपरिमेय संख्या होती है। अगर अपरिमेय संख्या के बराबर कुछ भी है तो वह भी क्या होता है? अगर इसके बराबर में अगर आप कुछ भी रखे हैं तो इसी के बराबर, इसी के समान ही तो इसका मान है, तो यह भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो हमारा माना गया कथन वह असत्य है। तो 3 + 2 करड़ी में 5 भी आपका एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे यही कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला दिया है कि 1 बटा करड़ी में 2, दूसरा दिया गया है 7 करड़ी में 5 और तीसरा दिया गया है 6 + करड़ी में 2। तो इसी को आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों संख्याएं भी आपकी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 1 बटा करड़ी में 2, 1 बटा करड़ी में 2। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि यह एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे, वही विरोधाभास विधि अपनाएंगे। माना करड़ी में 1 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब इसे आप परिमेय संख्या मानेंगे तो इसे आप P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसमें व्यक्त कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये गुणा कर दीजिए तो आपको मिलेगा Q बराबर करड़ी में 2 P मिलेगा। सिर्फ क्या मिलेगा? P मिलेगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? करड़ी खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? Q स्क्वायर बराबर, अब इधर का जब हम वर्ग करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, सिर्फ हमको क्या मिलेगा? P स्क्वायर, यानी 2P स्क्वायर। तो इससे आपको क्या स्पष्ट हुआ? इससे स्पष्ट यही हो रहा है कि जो यह 2 है, जो Q स्क्वायर है वह 2 से विभाजित हो जा रहा है। यह जो Q स्क्वायर है वह 2 से क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। फिर लिखेंगे आप कि Q स्क्वायर 2 से क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। तो लिखे यहाँ पर Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। 2 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। जब अगर Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। तो Q भी 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा। क्लियर? इसका मतलब Q भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो आप लिख सकते हैं कि Q बराबर 2K। क्या लिख सकते हैं? Q बराबर 2K लिख सकते हैं। तो नहीं दिख रहा है, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि, तो आप लिख सकते हैं Q बराबर 2K हम मान लेंगे। ठीक है, कि जो Q होगा वह 2 से 2K के बराबर विभाजित हो जाएगा, K बार में विभाजित हो जाएगा। तो हम यही क्या करेंगे? यहाँ पे इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। ठीक है,
जहाँ Q 2 से विभाजित होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। और हमने Q बराबर मान क्या दिया, 2K। यही Q का मान अब हम लाके समीकरण 1 में रख देंगे। जिससे हमने सिद्ध किया था कि करड़ी में 5, सेम उसी तरह से हम सिद्ध कर रहे हैं 1 बटा करड़ी में 2। Q का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। जब समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है तो हम यहाँ पर Q का मान रखेंगे। तो आप देखिए Q बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं, 2K। यहाँ पे हो जाएगा 2K का स्क्वायर बराबर 2P का स्क्वायर। ठीक, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4K स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर है। 4 से 2 कट जाए, 2 से 4 कटेगा तो आएगा 2K स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो यह P स्क्वायर है 2 से कट जा रहा है कितनी बार में, K स्क्वायर बार में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब जब P स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो P भी तो विभाजित होगा। तो P भी 2 से विभाजित होगा। P भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो देख रहे हैं आप, P भी 2 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो हम इसको क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 3। तो आइए अब इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 2 व 3 में हम क्या देखेंगे कि समीकरण 2 में देखिए Q भी 2 से विभाजित हो रहा है और P भी 2 से विभाजित हो रहा है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे आपसे छूट गई कि ये परिमेय संख्या मान लेते हैं यहाँ पर, और जहाँ पे हम लोग लिखते हैं जहाँ P व Q दोनों सअभाज्य हैं, दोनों सअभाज्य हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, छूट गया था। तो आप देख रहे हैं जब जहाँ P और Q दोनों सअभाज्य होंगे तो इसका मतलब कि P और Q दोनों एक दूसरे से नहीं कटने चाहिए, तभी तो वह परिमेय संख्या होगी। लेकिन समीकरण 2 और 3 से हमको क्या स्पष्ट हो रहा है कि Q भी 2 से कट रहा है, P भी 2 से कट रहा है। सहभाज्य में ये होता है कि कोई भी इनमें कॉमन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन मिल रहा है। वो भी क्या मिल रहा है, 2। ये P भी 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से हमको क्या मिल रहा है कि P व Q दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं, 2 प्राप्त हो रहे हैं। अगर जब इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे, वो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होगा, तो हमारा मानना जो गया था कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो लिखेंगे अतः हमारा माना गया कथन यह तथ्य क्या है, गलत है, यह असत्य है। जब यह गलत होगा इसका मतलब हमने जो माना था परिमेय, लेकिन वह गलत हो गया। जब वो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो 1 बटा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा कि 1 बटा करड़ी में 2 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि जो हमने कथन माना था वह क्या हो गया, असत्य हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इनके जो दोनों गुणनखंड हैं, जो P बटा Q है, इनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल गए। ये P भी 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। आप जानते रहिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के स्वरूप आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि 14 बटा, और यहाँ पे हमने ले लिया 4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह 2 से 7 भी कट रहा है, 2 से 4 भी कट रहा है। तो यह जो 14 बटा 4 था यह परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या क्या होगी, 7 बटा 2 होगा। क्योंकि अब इससे आगे या नहीं 7 से 2 कटेगा, नहीं 2 से 7 कटेगा, और 7 और 2 के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको नहीं मिलेंगे। तो यह दोनों सअभाज्य संख्या यह आपकी परिमेय होगी और यह आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, विभाजित हो जा रहे हैं। यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है,
तो यही था अंतर। इनमें देख रहे हैं कि जो P भी 2 से विभाजित हो रहा है, Q भी 2 से विभाजित हो रहा है, जिसकी वजह से यह परिमेय नहीं होगी, क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा वाला। ठीक है, कि 7 करड़ी में 5 को हमको सिद्ध करके दिखाना है कि यह भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको सिद्ध कर दिया जाए। तो आप लिखेंगे, इसका विरोधाभास विधि अपनाएंगे, इसमें भी लिखा जाएगा दूसरे वाले में कि 7 करड़ी में 5 है ना, लिखेंगे माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगी जिसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, हमको जानते हैं कि हमको जो भी अगर सिद्ध करना पड़ता है परिमेय अपरिमेय, तो हम करड़ी को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। तो इधर हम करड़ी में 5 रखेंगे, इधर हम भेज देंगे P बटा Q, और यह इधर Q जाएगा, गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7Q होगा। क्लियर। और हाँ, एक चीज यहाँ फिर लिख लीजिएगा, जहाँ P व Q दोनों सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, दोनों कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। तो करड़ी में 5 बराबर आपका हो जाएगा P प्लस 7Q। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो P और Q जब सहअभाज्य होंगे यानी सहअभाज्य क्या होगा, जो उसका पूर्णांकित तो होगा। और हमने आपको अभी बताया था कि हम जब P है और Q दोनों पूर्णांक हैं, तो अगर हम पूर्णांक का पूर्णांक में भाग देते तो हमको क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। अभी हमने आपको बताया था दूसरे क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर P बटा 7Q हमने परिमेय संख्या तो लिख दिया, परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही सिद्ध किया था कि करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे परंतु करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तब यह दोनों देख रहे हैं कि करड़ी में 5 के बराबर यह तो है, तो करड़ी में 5 बराबर P बटा 7Q। जब यह परिमेय है, सॉरी यह अपरिमेय है और यह परिमेय इसमें हम दिख रहा है, तो यह जो कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, लेकिन यह दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो जो हमारा माना गया कथन वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको क्या माना था, परिमेय संख्या, जो कि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। यहाँ पे हमको देखिए यह परिमेय अपरिमेय मिल रहा है, इधर आपको परिमेय संख्या मिल रहा है, इसलिए हमारा जो माना गया कथन होगा वो क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो यह परिमेय हो ही नहीं सकता। जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा माना गया तथ्य असत्य है। माना गया तथ्य क्या है, असत्य है। तो आपका जो यही मिलेगा 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो करड़ी में 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे कि 7 करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जानते ही हैं, इस चीज को हमने दूसरे क्वेश्चन में भी देखा था, बस ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हम तीसरा देखते हैं, तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, वीडियो को रोक स्क्रीन निकाल लीजिएगा। आइए इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में भी वही जो आपने दूसरा सिद्ध किया, सेम उसी प्रकार से तीसरा भी आपका लगेगा। क्या कहा गया है कि 6 प्लस करड़ी में 2, इसी को आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको भी विरोधाभास विधि से हल करेंगे, तो कहेंगे माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब आप यह परिमेय संख्या होगी जिसे आप P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर P बटा
क्यू होगा। तो आपको पता है कि हम लोग करड़ी के मान इधर रखते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो करड़ी 2 इधर हो जाएगा तो P बटा Q हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो करड़ी में 2 बराबर, अब जिसके बटा में कुछ उसके बटा में 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो P और 1 और Q का एलसीएम क्या आएगा, Q। अब आप देख रहे हैं इससे जब भाग करेंगे तो 1 बार और 1 का P में करेंगे तो क्या आएगा P, 1 से Q में भाग करेंगे तो Q और 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6Q। तो करड़ी में 2 बराबर आपको मिल रहा है P माइनस 6Q बटा Q। तो आप जानते हैं बस यही आपको सिद्ध करना है कि P माइनस 6Q बटा Q यह कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज देखिए फिर छूट गया, जब यहाँ पे लिख सकते हैं जहां P व Q दोनों सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। परिमेय की शर्त यही होती है कि जो P बटा Q होना चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सअभाज्य का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग कि इन दोनों में कोई कॉमन ना मिले या एक दूसरे से कटे ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P और बटा Q दोनों ही आपके क्या है, पूर्णांक होंगे, क्योंकि सअभाज्य संख्याएं कहाँ से होंगी, पूर्णांक में से ही होंगी। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक, जब पूर्णांक बटा पूर्णांक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी। जब इसके परिमेय संख्या मिलेगी तो आप क्या लिख सकते हैं कि P माइनस 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और आप जान क्या रहे हैं कि करड़ी में 2, चाहे करड़ी में 2 मिले, करड़ी में 3 मिले, करड़ी में 5 मिले, करड़ी में 7 मिले, अगर जो भी आपको करड़ी में मान मिल रहे हैं वो आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब करड़ी में अपरिमेय संख्या हो जाएगी 2 तो इसी के बराबर यह तो है ना, तो इसी के करड़ी में जब यह अपरिमेय होगी तो यह भी क्या होनी चाहिए, अपरिमेय ही होगी। लेकिन आपने जब पूर्णांकों से जब देख रहे हैं कि यह क्या हो रही है, परिमेय संख्या हो रही है, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब जब बराबर नहीं हो पा रहे हैं तो जो आपने माना था उसका विरोध हो गया। आपने माना था कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में तो दोनों पक्ष परिमेय संख्या ही आपको मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक अपरिमेय मिल रहा है, एक परिमेय मिल रहा है, तो आपके जो माना था उसका क्या हुआ, विरोध हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे कि 6 लिख सकते हैं, हमारा मानना गलत है, लिख सकते हैं माना गया तथ्य असत्य सिद्ध हुआ, असत्य सिद्ध हुआ। जो आपने माना था वह असत्य सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ, माना गया तथ्य गलत निकला, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपने जो माना गया तथ्य क्या लिख दिया, असत्य हुआ, तो आपने क्या माना था, परिमेय। जब आपका माना गया तथ्य असत्य हुआ, क्या परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो लिख सकते हैं तो 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके पूरे चैप्टर फिनिश हो गए। तो आपका 1.3 कंप्लीट हुआ। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में 1.4 के साथ।